कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जिसे विद्यालय में दूसरे विद्यार्थियों के साथ बैठने का समान अधिकार नहीं मिला, जिसे सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने के लिए भी सामाजिक अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर भारत के संविधान निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण आवाजों में से एक बना। ये केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें ह्यूमिलिएशन को स्कॉलरशिप में, एक्सक्लूजन को रिप्रेजेंटेशन में और सोशल इनइक्वालिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस में बदलने का प्रयास किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को केवल एक नेता, केवल एक समुदाय के प्रतिनिधि अथवा केवल कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन के रूप में पढ़ना अधूरा दृष्टिकोण होगा। वो एक इकोनॉमिस्ट थे, जूरिस्ट थे, पॉलिटिकल थियोरिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, जर्नलिस्ट थे, लेबर एडमिनिस्ट्रेटर थे, कंपैरेटिव रिलीजन के विद्वान थे और सबसे बढ़कर डिग्निटी बेस्ड डेमोक्रेसी के चिंतक थे। आज का मूल प्रश्न यह है, क्या केवल चुनाव करा देने से कोई देश लोकतांत्रिक हो जाता है, या डेमोक्रेसी तभी स्थायी होती है जब समाज में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भी जीवित हो? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम एम्बेडकर के जीवन को बायोग्राफी की तरह नहीं, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल जर्नी की तरह पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि उनके अनुभवों ने उनके विचारों को कैसे आकार दिया, उनके आंदोलनों ने सिटीजनशिप की परिभाषा कैसे बदली और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग्स आज भी प्रशासनिक सेवा के एस्पिरेंट्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं। इस लेक्चर के अंत तक आप एम्बेडकर को याद ही नहीं करेंगे, आप उन्हें एनालाइज ही कर सकेंगे। यूपीएससी में एम्बेडकर किसी एक चैप्टर तक सीमित नहीं है। प्रीलिम्स में उनके जीवन, ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिकेशंस, मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स और क्रोनोलॉजी से फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंस में उनका प्रयोग इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, फेडरलिज्म और एथिक्स सभी में किया जा सकता है। इंटरव्यू में एम्बेडकर आपके बैलेंस्ड थिंकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल टेम्परामेंट और सोशल सेंसिटिविटी की परीक्षा लेने का माध्यम बन सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आप कास्ट सिस्टम, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, महार सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री मूवमेंट और कॉलोनियल इंडिया की पॉलिटिक्स में उनका उपयोग करेंगे। जीएस पेपर 2 में फंडामेंटल राइट्स, एफर्मेटिव एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, माइनॉरिटी सेफगार्ड्स और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर उनकी रेलेवेंस आएगी। जीएस पेपर 4 में डिग्निटी, जस्टिस, करेज ऑफ कन्विक्शन, पब्लिक रीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के उदाहरण के रूप में एम्बेडकर अत्यंत उपयोगी हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी है। एग्जामिनेशन में एम्बेडकर को स्लोगन में बदलना उचित नहीं है। किसी भी उत्तर में उन्हें केवल ग्लोरीफाई करना पर्याप्त नहीं होगा। आपको कॉन्टेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट, कंट्रीब्यूशन, लिमिटेशन और कॉन्टेम्पररी रेलेवेंस, इन पांचों डायमेंशंस को प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए यह लिखना कि एम्बेडकर ने अकेले भारत का संविधान लिखा, हिस्टोरिकल रूप से सही नहीं है। बेहतर फॉर्मुलेशन होगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी एंड इमर्ज्ड एज द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकुलेटर विद इन अ कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसेस। 1. सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को डिवोशन नहीं, इन्फॉर्म्ड रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। व्यक्ति से अधिक उसके आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देना चाहिए। यही रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच आपकी आंसर राइटिंग को मैच्योर बनाएगी। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। परिवार में शिक्षा के प्रति अनुशासन था, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में महर कम्युनिटी को अनटचेबल माना जाता था। इसलिए अंबेडकर के प्रारंभिक जीवन में एजुकेशन और एक्सक्लूजन दोनों साथ साथ उपस्थित थे। विद्यालय में प्रवेश मिल जाना इक्वालिटी नहीं था। वास्तविक प्रश्न था, क्या उन्हें समान डिग्निटी प्राप्त थी? क्या वह अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठ सकते थे? क्या उन्हें बिना भेदभाव के पानी दिया जाता था? क्या शिक्षित होने के बाद सामाजिक पहचान समाप्त हो जाती थी? अंबेडकर के अनुभवों ने दिखाया कि फॉर्मल एक्सेस और सब्सटैंटिव इक्वालिटी अलग अलग बातें हैं। यह डिस्टिंक्शन यूपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉर्मल इक्वालिटी कहती है कि कानून सभी के लिए समान है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी पूछती है कि क्या ऐतिहासिक रूप से वंचित व्यक्ति उस समानता का वास्तविक लाभ उठा सकता है। यही विचार आगे चलकर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बौद्धिक पृष्ठभूमि बनता है। अंबेडकर की लाइफ स्टोरी
को केवल सफरिंग नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत करना भी उचित नहीं होगा। उनका परिवार, एजेंसी, डिसिप्लिन और एजुकेशन का भी प्रतीक था। उनके पिता ने शिक्षा पर बल दिया। एम्बेडकर ने अपमान को अपनी स्थायी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे सामाजिक संरचना को समझने का एविडेंस बनाया। मेंस आंसर में आप लिख सकते हैं, Ambedkar's early life revealed that caste was not merely a private prejudice. It operated as a system controlling access to education, water, public space and dignity. ये फॉर्मुलेशन सोशियोलॉजिकल भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी। एम्बेडकर की बौद्धिक यात्रा भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं थी। बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप ने उन्हें 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने का अवसर दिया। कोलंबिया में उन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी का अध्ययन किया। उन्होंने 1915 में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की और बाद में कोलंबिया ने उन्हें पीएचडी प्रदान की। कोलंबिया में प्रोफेसर जॉन ड्यूई का प्रैग्मेटिज्म, एडविन सेलिगमैन की इकोनॉमिक्स और मॉडर्न डेमोक्रेटिक थॉट ने एम्बेडकर की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रभावित किया। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने किसी एक वेस्टर्न थिंकर की आइडियाज को मैकेनिकली कॉपी किया। उन्होंने कंपैरेटिव नॉलेज को इंडियन सोशल रियलिटी के साथ जोड़ा। इसके बाद वो लंदन गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडवांस्ड इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया और ग्रेज इन में लीगल एजुकेशन प्राप्त की। एलएसई में उनकी रिसर्च करेंसी, प्रोविंशियल फाइनेंस और कॉलोनियल इकोनॉमी पर केंद्रित रही। उनकी थीसिस बाद में द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन के रूप में प्रकाशित हुई। इस एकेडमिक जर्नी का एग्जामिनेशन पॉइंट ये है कि एम्बेडकर को केवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समझना गलत है। उनके आर्ग्यूमेंट्स, डेटा, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इकोनॉमिक्स, लीगल रीजनिंग और सोशल थ्योरी से निर्मित होते थे। एक अच्छे मेंस आंसर में आप ये कनेक्शन बना सकते हैं। उनकी कोलंबिया एजुकेशन ने डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप और पब्लिक रीजनिंग को मजबूत किया। लंदन ने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की समझ को गहरा किया और भारत के कास्ट एक्सपीरियंस ने इन कॉन्सेप्ट्स को सामाजिक न्याय की दिशा दी। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने शीघ्र अनुभव किया कि फॉरेन डिग्रीज सामाजिक प्रेजुडिस को स्वतः समाप्त नहीं करती। बड़ौदा में नौकरी के दौरान उन्हें अकोमोडेशन और एवरीडे इंटरेक्शन में कास्ट बेस्ड ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा। इससे उनके सामने एक स्पष्ट निष्कर्ष आया, इंडिविजुअल अचीवमेंट आवश्यक है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड सोशल एक्शन के बिना स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी नहीं टूटती। उन्होंने एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन, इन तीन माध्यमों को परिवर्तन का आधार बनाया। 1920 में उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक अर्थात लीडर ऑफ द वॉइसलेस से जुड़कर उन लोगों की आवाज को पब्लिक स्फीयर में प्रवेश दिलाने का प्रयास किया जिन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स बोलने का अवसर नहीं देती थी। बाद में बहिष्कृत भारत और जनता जैसे पब्लिकेशंस ने सोशल क्रिटिसिज्म और पॉलिटिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाया। उन्होंने बहिष्कृत हितकरिणी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य वंचित समुदायों में एजुकेशन, कल्चर, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट और ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना था। यहां एम्बेडकर की स्ट्रैटेजी ध्यान देने योग्य है। वो केवल प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो हॉस्टल्स, एसोसिएशंस, न्यूज़पेपर्स और एजुकेशनल नेटवर्क्स जैसी इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। यूपीएससी एथिक्स के लिए यहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेसन है। एम्पावरमेंट का अर्थ केवल बेनिफिट देना नहीं है। सस्टेनेबल एम्पावरमेंट के लिए इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन और वॉइस आवश्यक हैं। आंसर राइटिंग में आप कह सकते हैं, Ambedkar transformed the marginalized citizen from a passive recipient of reform into an organized claimant of rights. यहां उनके प्रसिद्ध संदेश का अर्थ समझिए। एजुकेट का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, एजिटेट का अर्थ इन्फॉर्म्ड डेमोक्रेटिक असर्शन और ऑर्गेनाइज का अर्थ कलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है। इसे वायलेंट एजिटेशन के रूप में इंटरप्रेट करना गंभीर गलती होगी। 20 मार्च 1927 का महान सत्याग्रह अंबेडकर के संघर्ष का निर्णायक बिंदु था। प्रश्न देखने में साधारण था, क्या तथाकथित अनटचेबल कम्युनिटीज सार्वजनिक चाउडर टैंक से पानी ले सकती हैं? लेकिन अंबेडकर ने इसे केवल पानी का प्रश्न नहीं माना, यह पब्लिक रिसोर्सेज, इक्वल सिटीजनशिप और ह्यूमन डिग्निटी का प्रश्न था। यदि कोई वाटर टैंक सार्वजनिक धन से बना है लेकिन समाज के एक वर्ग को उसका उपयोग नहीं करने दिया जाता, तो फॉर्मल म्युनिसिपल रेजोल्यूशन का क्या अर्थ रह जाता है? यही डिफरेंस लॉ ऑन पेपर और लॉ इन प्रैक्टिस के बीच है। अंबेडकर और उनके साथियों ने टैंक तक मार्च किया और पानी ग्रहण किया। इस एक्ट का सिंबॉलिक अर्थ था
राइट्स दया से नहीं, सिटीजनशिप से प्राप्त होते हैं। महाद ने सोशल रिफॉर्म को चैरिटी की भाषा से निकालकर राइट्स की भाषा में प्रवेश कराया। उसी वर्ष मनुस्मृति की एक प्रति के सार्वजनिक दहन को भी कास्ट हायरार्की के आइडियोलॉजिकल रिजेक्शन के रूप में देखा गया। एग्जामिनेशन में इसे किसी धर्म अथवा समूचे हिंदू सोसाइटी के विरुद्ध एक सामान्य अटैक के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसे उन टेक्सचुअल और सामाजिक इंटरप्रिटेशंस के प्रोटेस्ट के रूप में समझना चाहिए जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी को लेजिटिमाइज करती थी। 1930 में कलराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट ने वर्शिप और पब्लिक रिलीजियस स्पेस में इक्वालिटी का प्रश्न उठाया। अंबेडकर का व्यापक उद्देश्य केवल मंदिर में प्रवेश प्राप्त करना नहीं था। वह सोसाइटी से पूछ रहे थे कि क्या समान धर्म का दावा करने वाला समाज समान डिग्निटी से इनकार कर सकता है। प्रीलिम्स के लिए याद रखें, महाद 1927, कलराम नासिक 1930। मेंस के लिए लिखें, पब्लिक एक्सेस बिकेम अ टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप। अंबेडकर ने शीघ्र समझ लिया था कि सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल पावर को अलग नहीं किया जा सकता। यदि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स दूसरों द्वारा चुने जाएं, यदि उनकी आवाज लेजिस्लेचर तक स्वतंत्र रूप से न पहुंचे, तो केवल यूनिवर्सल गुडविल से उनके इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं रहेंगे। 1930 से 1932 के बीच आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस के पॉलिटिकल सेफगार्ड्स का प्रश्न इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पर उठाया। उन्होंने अनटचेबिलिटी को केवल हिंदू सोसाइटी का इंटरनल सोशल इशू मानने से इनकार किया। उनके लिए यह सिटीजनशिप, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रश्न था। यहां रिप्रेजेंटेशन की दो अवधारणाएं समझना आवश्यक है। पहली है डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन, क्या लेजिस्लेचर में उस कम्युनिटी से आने वाले लोग उपस्थित हैं। दूसरी है सब्सटेंटिव रिप्रेजेंटेशन, क्या वे वास्तव में उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट को स्वतंत्र रूप से उठा सकते हैं। अंबेडकर दोनों को महत्व देते थे। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि उनके अनुसार डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स द्वारा नियंत्रित जॉइंट इलेक्टोरेट से जेन्युइनली इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव कठिन हो सकता था। दूसरी ओर गांधी सहित अनेक नेशनल लीडर्स को आशंका थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हिंदू सोसाइटी को स्थायी राजनीतिक डिविजन्स में बांट सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, क्या अंबेडकर की डिमांड नेशनल यूनिटी के विरुद्ध थी? बैलेंस्ड आंसर होगा, उनकी प्राथमिक चिंता नेशनल फ्रैगमेंटेशन नहीं, इफेक्टिव माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन थी। वो ऐसी यूनिटी को अधूरा मानते थे जिसमें ओप्रेस्ड ग्रुप्स की ऑटोनोमस वॉइस समाप्त हो जाए। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लेसन स्पष्ट है, कंसल्टेशन तभी मीनिंगफुल है जब अफेक्टेड ग्रुप्स केवल उपस्थित न हो बल्कि डिसीजन मेकिंग को प्रभावित भी कर सकें। यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों को याद रखना जरूरी हो जाता है, इसे अच्छी तरह याद रखें। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। मुख्य घटना, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसका पूरी तरह से बहिष्कार बॉयकॉट किया गया क्योंकि उस समय देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। उपस्थिति, इसमें ब्रिटिश नेताओं, इंडियन प्रिंसेस, भारतीय रियासतों के राजाओं और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों जिनमें डॉक्टर B.R. अंबेडकर प्रमुख थे ने हिस्सा लिया। परिणाम, ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन पर एक ढीला ढाला समझौता हुआ। द्वितीय सम्मेलन सेकेंड कॉन्फ्रेंस सितंबर टू दिसंबर 1931। स्थान सेंट जेम्स पैलेस, लंदन। मुख्य घटना, गांधी इरविन पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि सोल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस सत्र में भाग लिया। परिणाम, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर यह सम्मेलन पूरी तरह गतिरोध डेडलॉक में समाप्त हुआ। थर्ड कॉन्फ्रेंस नवंबर टू दिसंबर 1932। स्थान लंदन। मुख्य घटना, यह एक छोटा और महत्वहीन सत्र, इनकॉन्सिक्वेंशियल सेशन था जिसका बहिष्कार कांग्रेस और ब्रिटिश लेबर पार्टी दोनों ने किया। परिणाम, इसी सम्मेलन ने आगे चलकर वर्ष 1933 के व्हाइट पेपर के लिए आधार तैयार किया। संभावित परीक्षा प्रश्न, पोटेंशियल क्वेश्चंस। किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? उत्तर, प्रथम और तृतीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में। द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? उत्तर, महात्मा गांधी ने। किस समझौते के बाद महात्मा गांधी द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होने गए थे? उत्तर, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। अभी और एक सवाल, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? उत्तर, उन्होंने मुख्य रूप से प्रथम सम्मेलन और तीनों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था।
1932 का पूना पैक्ट आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चार्ज्ड एपिसोड्स में से एक है। इसे केवल गांधी वर्सेस अंबेडकर की व्यक्तिगत लड़ाई के रूप में पढ़ना गंभीर ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा। मूल विवाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिजाइन को लेकर था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया। गांधी ने इसका विरोध किया और यरवादा प्रिजन में फास्ट अनटू डेथ प्रारंभ किया। उनका तर्क था कि सेपरेट इलेक्टोरेट हिंदू सोसाइटी को स्थायी रूप से विभाजित कर देगा। अंबेडकर का तर्क था कि सोशल ऑपरेशन से पीड़ित समुदाय को अपने वास्तविक रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने की ऑटोनोमस पॉलिटिकल पावर चाहिए। द 24th of September 1932 को पूना पैक्ट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट्स के स्थान पर जॉइंट इलेक्टोरेट्स के भीतर रिजर्व्ड सीट स्वीकार की गई। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सीट्स की संख्या कम्युनल अवार्ड की तुलना में बढ़ाई गई। पैक्ट में पब्लिक सर्विसेज और एजुकेशनल ग्रांट से संबंधित कमिटमेंट्स भी थे। लेकिन केवल सीट्स बढ़ने से अंबेडकर की मूल चिंता समाप्त नहीं हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट में कम्युनिटी अपने कैंडिडेट को अधिक स्वतंत्र रूप से चुन सकती थी। जॉइंट इलेक्टोरेट में रिजर्व्ड कैंडिडेट को वाइडर इलेक्टोरेट पर भी निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए अंबेडकर बाद के वर्षों में पूना पैक्ट से असंतुष्ट रहे। एग्जामिनेशन आंसर में गांधी को विलन अथवा अंबेडकर को सेपरेटिस्ट न बनाइए। लिखिए, द डिस्प्यूट रिफ्लेक्टेड टू कंपीटिंग एंजाइटीज, गांधी's concern for social unity and Ambedkar's concern for autonomous representation। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये डिबेट रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टोरल डिजाइन और वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को समझने में सहायता करती है। ये हमें बताती है कि संख्या और एजेंसी दोनों समान नहीं हैं। 1936 में प्रकाशित एनाइलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर की सबसे इन्फ्लुएंशियल वर्क्स में से एक है। यह मूल रूप से एक स्पीच थी जिसे लाहौर के जात पात तोड़क मंडल के कार्यक्रम में दिया जाना था। ऑर्गेनाइजर्स और अंबेडकर के बीच कंटेंट को लेकर मतभेद हुआ, स्पीच डिलीवर नहीं हुई, लेकिन अंबेडकर ने उसे स्वयं प्रकाशित कर दिया। इस वर्क का सेंट्रल आर्गुमेंट यह है कि कास्ट केवल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यह डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। इसमें ऑक्यूपेशंस के साथ डिग्निटी, स्टेटस और सोशल मोबिलिटी भी बर्थ के आधार पर निर्धारित होती है। अंबेडकर कास्ट को सिंपल इनइक्वालिटी नहीं, ग्रेडेड इनइक्वालिटी कहते हैं। इसका अर्थ है कि सोसाइटी केवल दो समान ब्लॉक्स, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, में विभाजित नहीं होती। प्रत्येक कास्ट किसी से ऊपर और किसी से नीचे होने की भावना रख सकती है। इस ग्रेडेड स्ट्रक्चर के कारण ऑप्रेस्ड ग्रुप्स के बीच ब्रॉड सॉलिडारिटी बनना कठिन हो जाता है। उनके अनुसार पॉलिटिकल रिफॉर्म से पहले अथवा उसके साथ सोशल रिफॉर्म आवश्यक है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी प्रदान करे लेकिन फैमिली, मैरिज, रिलीजन, विलेज और कम्युनिटी रिलेशंस में हायरार्की बनी रहे तो डेमोक्रेसी का सोशल फाउंडेशन कमजोर रहेगा। मेंस आंसर में एक अच्छा फॉर्मुलेशन होगा। अंबेडकर viewed caste as a system of social closure sustained by endogamy, inherited status and unequal dignity। लेकिन सावधानी रखिए, उनके क्रिटिक को केवल एंटी रिलीजन स्टेटमेंट बनाना उचित नहीं है। उनका प्राइमरी स्टैंडर्ड था सोशल एथिक्स। वो किसी इंस्टीट्यूशन, कस्टम अथवा रिलीजन का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहते थे कि वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ह्यूमन डिग्निटी को कितना स्वीकार करता है। यही कारण है कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट आज भी सोशियोलॉजी, एथिक्स, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस चारों के लिए रेलेवेंट टेक्स्ट है। अंबेडकर के इकोनॉमिक थॉट को अक्सर उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल भूमिका के पीछे छिपा दिया जाता है, जबकि उनकी फॉर्मल एकेडमिक ट्रेनिंग मुख्यतः इकोनॉमिक्स में थी। उन्होंने प्रोविंशियल फाइनेंस, करेंसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर गंभीर अध्ययन किया। उनकी महत्वपूर्ण वर्क्स में द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन शामिल हैं। रूपी पर उनकी रिसर्च करेंसी इंस्टेबिलिटी, मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स, प्राइस लेवल्स और कॉलोनियल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करती है। यहाँ एक पॉपुलर मिस इन्फॉर्मेशन से सावधान रहना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर कई बार कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह अंबेडकर की रिकमेंडेशंस पर स्थापित हुआ। यह फॉर्मुलेशन प्रमाणित हिस्टोरिकल कंक्लूजन नहीं है। आरबीआई की ऑफिशियल इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री उसके एस्टैब्लिशमेंट को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस अर्थात हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से जोड़ती है। इसलिए एग्जामिनेशन में बेहतर उत्तर होगा। Ambedkar's monetary scholarship formed an important part of the wider debate on Indian currency and central banking. However, the RBI officially traces its establishment to the Hilton Young Commission.
अंबेडकर का इकोनॉमिक जस्टिस केवल वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन तक सीमित नहीं था। वो प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर प्रोटेक्शन, पब्लिक फाइनेंस और सोशल सिक्योरिटी के बीच कनेक्शन देखते थे। उनके लिए कास्ट भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी का प्रश्न था, क्योंकि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन टैलेंट की फ्री मोबिलिटी को रोकता है। जीएस पेपर 3 में आप उनका उपयोग इंक्लूसिव ग्रोथ, लेबर मोबिलिटी, फिस्कल फेडरलिज्म और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मूल प्रश्न है, क्या पॉलिटिकल वोट के साथ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज और कैपेबिलिटीज तक न्यायपूर्ण एक्सेस भी उपलब्ध है? अंबेडकर का पब्लिक लाइफ केवल प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था। वो लेजिस्लेटर, पार्टी ऑर्गेनाइजर, पॉलिसी मेकर और एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। 1926 से 1934 तक वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉमिनेटेड मेंबर रहे। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1937 के बॉम्बे इलेक्शंस में इस पार्टी ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम स्वयं महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि अंबेडकर केवल कास्ट आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, टेनेंट्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट्स को एक ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का प्रयास किया। 1942 से 1946 के बीच वो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर रहे। इस भूमिका में लेबर वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और सोशल सिक्योरिटी ओरिएंटेड पॉलिसी डिबेट से उनका सीधा संबंध रहा। यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बाद में उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल पॉलिसी थिंकिंग को अधिक प्रैक्टिकल बनाता है। एक सिविल सर्वेंट के लिए यहां महत्वपूर्ण लेसन है, एक्टिविज्म और एडमिनिस्ट्रेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं समझना चाहिए। न्याय की मांग करना एक चरण है, उस मांग को लॉ, बजट, इंस्टीट्यूशन, प्रोसीजर और इंप्लीमेंटेशन में बदलना दूसरा चरण है। मेंस आंसर में यह लिखना प्रभावी होगा। अंबेडकर combined the politics of recognition with the politics of redistribution. Recognition का अर्थ डिग्निटी और आइडेंटिटी की स्वीकृति, रीडिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ रिसोर्सेस, लेबर राइट्स और अपॉर्चुनिटीज में न्याय। लेकिन लेबर रिफॉर्म्स की सूची देते समय एग्जैजरेटेड क्लेम्स से बचिए। किसी एक पॉलिसी जैसे 8 आवर वर्किंग डे का पूरा क्रेडिट बिना कॉन्टेक्स्ट किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं है। बेहतर है कि उनके लेबर मेंबर के रूप में इंस्टीट्यूशनल रोल और डॉक्यूमेंटेड इंटरवेंशंस का उल्लेख किया जाए। अंबेडकर के सोशल जस्टिस विजन में वुमेन्स राइट्स कोई सेकेंडरी विषय नहीं था। स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर के रूप में हिंदू कोड बिल उनके सबसे एम्बिशियस रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स में से एक था। इसका उद्देश्य हिंदू पर्सनल लॉज को कॉडिफाई और रिफॉर्म करना था, विशेष रूप से मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और अडॉप्शन के क्षेत्रों में। उस समय फैमिली को प्राइवेट स्फीयर कहकर लीगल स्क्रूटनी से दूर रखने की प्रवृत्ति थी। अंबेडकर का दृष्टिकोण अलग था। यदि परिवार के भीतर वुमेन को अनइक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, अनइक्वल मैरिटल स्टेटस और लिमिटेड लीगल एजेंसी मिले तो पब्लिक डेमोक्रेसी अधूरी रहेगी। हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट और सोसाइटी के विभिन्न वर्गों से तीव्र विरोध मिला। बिल आगे नहीं बढ़ सका। 1951 में अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के पद से रेजिग्नेशन दिया। हिंदू कोड बिल का ट्रीटमेंट उनके रेजिग्नेशन के प्रमुख कारणों में था, ऑल्दो उनकी रेजिग्नेशन स्टेटमेंट में अन्य पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स भी उपस्थित थे। यूपीएससी आंसर में यह नहीं लिखिए कि केवल एक बिल के कारण बिना किसी अन्य कारण के उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। अधिक एक्यूरेट फॉर्मुलेशन होगा, The shelving of the Hindu Code Bill was a central and publicly articulated reason for Ambedkar's resignation, alongside wider disagreements with the government. इस एपिसोड का कॉन्स्टिट्यूशनल लेसन ये है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और जेंडर जस्टिस को अलग नहीं किया जा सकता। अंबेडकर के लिए रिफॉर्म का टेस्ट ये था, क्या इंडिविजुअल को फैमिली और कम्युनिटी के भीतर समान लीगल पर्सनालिटी प्राप्त है? GS1 में विमेन्स रिफॉर्म, GS2 में पर्सनल लॉज और लीगल इक्वालिटी तथा एथिक्स में कमिटमेंट टू प्रिंसिपल के उदाहरण के रूप में इस केस स्टडी का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम अंबेडकर की सबसे प्रसिद्ध भूमिका पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। द 29th of August 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। अंबेडकर उसके मेंबर बने और कमेटी ने उन्हें चेयरमैन चुना। द 4th of November 1948 को उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली के सामने प्रस्तुत किया। चेयरमैन के रूप में उनका कार्य केवल लैंग्वेज एडिटिंग नहीं था, उन्हें विभिन्न कमिटीज के डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव के ड्राफ्ट, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशंस,
पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस और हजारों प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को कोहेरेंट लीगल फॉर्म में प्रस्तुत करना था। उन्हें असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को डिफेंड, एक्सप्लेन और कभी-कभी रिवाइज भी करना पड़ा। लेकिन यहां वही एसेंशियल करेक्शन याद रखें, भारतीय संविधान किसी एक व्यक्ति की क्रिएशन नहीं था। द 25th of November 1949 के अपने स्पीच में अंबेडकर ने स्वयं BN राव, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स, चीफ ड्राफ्ट्समैन SN मुखर्जी, असेंबली स्टाफ और अन्य मेंबर्स को क्रेडिट दिया। इसलिए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन यूपीएससी आंसर में अधिक प्रिसाइज लैंग्वेज अपनाएं। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट या चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकुलेटर। असेंबली ने कुल 165 दिनों तक कार्य किया और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर 114 दिन विचार हुआ। हजारों अमेंडमेंट्स टेबल हुए और 2473 अमेंडमेंट्स वास्तव में मूव किए गए। यह डेटा दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन नेगोशिएशन, डिबेट और कलेक्टिव रीजनिंग का परिणाम था। अंबेडकर की महानता कलेक्टिव प्रोसेस को नेगेट करने में नहीं, बल्कि उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को लीगल क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअल डिफेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन देने में है। अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल विजन का सबसे विजिबल डायमेंशन इक्वालिटी और एनफोर्सेबल राइट्स है। आर्टिकल्स 14 से 18 इक्वालिटी कोड का निर्माण करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज प्रदान करता है। आर्टिकल 15 स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और स्पेशल प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस भी देता है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से संबंधित है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 17 केवल मॉरल डिक्लेरेशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को फोरबिडन बनाता है और उसके एनफोर्समेंट को पनिशेबल बनाता है। ये प्राइवेट सोशल बिहेवियर को कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी के दायरे में लाने वाला ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोविजन है। अंबेडकर ने रेमेडीज को राइट्स जितना ही महत्व दिया। आज का आर्टिकल 32 सिटीजन्स को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में अंबेडकर ने इस रिमीडियल गारंटी को कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल के रूप में देखा। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव इंसाइट ये है, राइट विदाउट रेमेडी अक्सर एस्पिरेशन बनकर रह जाता है। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल, एक्सेस टू जस्टिस, अपील, रिव्यू और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आवश्यक हैं। रिजर्वेशन को चैरिटी या पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम के रूप में प्रस्तुत करना भी गलत होगा। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और सब्सटेंटिव इक्वालिटी से जुड़ा है। पॉवर्टी और सोशल बैकवर्डनेस ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन दोनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। मेंस आंसर में इक्वालिटी को 3 लेवल्स पर समझाइए: फॉर्मल नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सब्सटेंटिव करेक्टिव मेजर्स और डिग्निटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही एम्बेडकराइट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की व्यापक दिशा है। अंबेडकर ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का समर्थन किया क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति कंटिन्यूअसली रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी अधिक हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम डेली अकाउंटेबिलिटी को अधिक महत्व देता है। अंबेडकर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एसेंशियल कंपोनेंट्स थे। फेडरलिज्म पर उनका दृष्टिकोण न्यूआंस था। कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव तथा एग्जीक्यूटिव पावर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन करता है, इसलिए इंडिया फेडरल फीचर्स रखता है। लेकिन पार्टीशन, कम्युनल टेंशन, प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी की परिस्थितियों में उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर का समर्थन किया। यह कहना कि अंबेडकर कंप्लीटली एंटी फेडरल थे सही नहीं है। वो फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर के रूप में समझते थे, लेकिन इमरजेंसी और नेशनल कोऑर्डिनेशन की स्थितियों में यूनियन को पर्याप्त अथॉरिटी देना चाहते थे। उनकी विलेज रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी कॉन्टेक्स्ट के साथ समझनी चाहिए। वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के प्रत्येक रूप के विरोधी नहीं थे। उनकी चिंता यह थी कि रोमांटिसाइज्ड विलेज कम्युनिटी कास्ट ऑपरेशन, लोकलिज्म और सोशल एक्सक्लूजन को छिपा सकती है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन को ऑटोमेटिक डेमोक्रेसी मानना उचित नहीं है। लोकल बॉडीज में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, रिप्रेजेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी अनिवार्य हैं। आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, फिस्कल रिलेशंस और लोकल गवर्नेंस पर लिखते समय अंबेडकर की दृष्टि उपयोगी है। स्ट्रॉन्ग यूनियन और एम्पावर्ड स्टेट्स के बीच बैलेंस मैकेनिकल नहीं, फंक्शनल होना चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रिंसिपल है, डिसेंट्रलाइजेशन पावर को लोगों के निकट लाता है, लेकिन सेफगार्ड्स के बिना वही पावर लोकल एलिट्स के नियंत्रण में भी जा सकती है।
इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन के साथ इंक्लूजन और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरविजन आवश्यक है। अंबेडकर के डेमोक्रेटिक फिलॉसफी की सबसे महत्वपूर्ण ट्रिनिटी है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। द 25th of November 1949 के फाइनल स्पीच में उन्होंने कहा कि इन तीनों को अलग अलग प्रिंसिपल्स की तरह नहीं देखा जा सकता, ये एक इंटीग्रेटेड यूनियन बनाते हैं। लिबर्टी बिना इक्वालिटी के फ्यू पीपल की सुप्रीमेसी उत्पन्न कर सकती है, इक्वालिटी बिना लिबर्टी के इंडिविजुअल इनिशिएटिव को समाप्त कर सकती है, और फ्रेटर्निटी के बिना लिबर्टी तथा इक्वालिटी सोसाइटी का नेचुरल हैबिट नहीं बन पाती। उन्हें केवल पुलिस और कोअर्शन से लागू करना पड़ता है। फ्रेटर्निटी का अर्थ केवल इमोशनल ब्रदरहुड नहीं है, इसका अर्थ है शेयर्ड बिलोंगिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी की स्वीकृति। कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल भी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को फ्रेटर्निटी से जोड़ती है। अंबेडकर ने पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के कॉन्ट्रडिक्शन की चेतावनी दी। द 26th of January 1950 से प्रत्येक अडल्ट सिटीजन को वन पर्सन वन वोट का प्रिंसिपल प्राप्त होना था, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वन पर्सन वन वैल्यू अभी भी वास्तविकता नहीं थी। ये कॉन्ट्रडिक्शन आज भी रेलेवेंट है। इलेक्शन में वोट समान हो सकता है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजिटल एक्सेस, लैंड, लीगल रिप्रेजेंटेशन और सोशल डिग्निटी में इनइक्वालिटी बनी रह सकती है। इसलिए डेमोक्रेसी केवल इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं, कैपेबिलिटी और डिग्निटी की कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट है। GS2 अथवा ऐसे में लिखें, फॉर आम्बेडकर fraternity was the social foundation that converted constitutional equality from a legal command into a shared civic culture. ये स्टेटमेंट आपके आंसर को ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन से फिलोसॉफिकल एनालिसिस के स्तर तक ले जाएगी। द 25th of November 1949 को अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट इंडिया को 3 महत्वपूर्ण वार्निंग्स दी। इन्हें किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को कंसेप्चुअली याद रखना चाहिए। पहली वार्निंग, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को अपनाइए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल्स उपलब्ध हों, तब वायलेंस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोअर्शन और इंस्टीट्यूशनल बाईपास डेमोक्रेसी को कमजोर करते हैं। उन्होंने ऐसे मेथड्स को ग्रामर ऑफ एनार्की कहा। इसका अर्थ पीसफुल डिसेंट को समाप्त करना नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, प्रोटेस्ट, लिटिगेशन, इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव एक्शन के लॉफुल मेथड्स उपलब्ध कराता है। दूसरी वार्निंग, पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप से सावधान रहिए। किसी महान व्यक्ति के प्रति ग्रैटिट्यूड उचित हो सकती है, लेकिन अपनी लिबर्टीज और इंस्टीट्यूशंस को किसी व्यक्ति के चरणों में समर्पित करना डिक्टेटरशिप का मार्ग बन सकता है। डेमोक्रेसी व्यक्तियों से अधिक इंस्टीट्यूशंस पर आधारित होनी चाहिए। तीसरी वार्निंग, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सोशल डेमोक्रेसी में बदलना होगा। केवल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज पर्याप्त नहीं, यदि सोसाइटी ग्रेडेड इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और सोशल ह्यूमिलिएशन से विभाजित रहे। आज इन वार्निंग्स को सोशल मीडिया, पर्सनालिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स, मॉब प्रेशर, इंस्टीट्यूशनल इरोजन और इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में एनालिस किया जा सकता है, लेकिन किसी करंट पार्टी अथवा लीडर पर अनसपोर्टेड एलिगेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी आंसर प्रिंसिपल बेस्ड होना चाहिए, पार्टिजन नहीं। इंटरव्यू में पूछे जाने पर कहें, Ambedkar's warnings do not weaken democratic protest. They demand that dissent remain constitutional, institutions remain stronger than personalities, and political equality be supported by social justice. ये balanced formulation आपको ideological extreme से बचाएगी। The 14th of October 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने अनेक फॉलोअर्स के साथ बुद्धिज्म स्वीकार किया। ये केवल व्यक्तिगत रिलीजियस कन्वर्जन नहीं था, इसे एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने लंबे समय तक ऐसे मॉरल फ्रेमवर्क की खोज की जो रीजन, कंपैशन, इक्वालिटी और ह्यूमन डिग्निटी को स्वीकार करे। उनके इंटरप्रिटेशन में बुद्धिज्म सोशल एथिक्स का आधार बन सकता था, जहां बर्थ बेस्ड हायरार्की के स्थान पर मॉरल एजेंसी और फेलोशिप हो। उनकी अंतिम प्रमुख वर्क द बुद्धा एंड हिज धम्मा इसी इंटेलेक्चुअल जर्नी से जुड़ी है। द 6th of December 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। 1990 में उन्हें पोस्ट्यूमसली भारत रत्न प्रदान किया गया, लेकिन लेगेसी को केवल मेमोरियल्स, स्टैच्यूज और एनिवर्सरीज तक सीमित करना अंबेडकर के थॉट को निष्क्रिय बना देना होगा। उनकी कंटेम्पररी रेलेवेंस अनेक क्षेत्रों में है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, जेंडर जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, एक्सेस टू एजुकेशन, लेबर डिग्निटी, फेडरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। इंटरव्यू में प्रश्न हो सकता है,
क्या अंबेडकर केवल डालित आइकॉन है? सम्मानजनक उत्तर होगा। He is unquestionably the foremost modern intellectual voice against caste oppression, but reducing him to a sectional leader ignores his contributions to economics, labor policy, gender justice, constitutional law and democratic theory. एक और सावधानी, अंबेडकर और महात्मा गांधी, अंबेडकर और कांग्रेस अथवा अंबेडकर और हिंदू ट्रेडिशंस के संबंध को बाइनरी हॉस्टिलिटी में प्रस्तुत न करें। उनके नहीं भेद वास्तविक थे, कभी कभी तीखे भी थे, लेकिन एग्जामिनेशन में हिस्टोरिकल डिसएग्रीमेंट को एविडेंस, कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट्स के आधार पर एनालिस करना चाहिए। अंबेडकर को पढ़ने का सर्वोत्तम तरीका है नाइदर डेफिकेशन नॉर डिसमिसल बट क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगेजमेंट। अब पूरे लेक्चर को एक रैपिड रिवीजन फ्रेमवर्क में कंसोलिडेट करते हैं। अंबेडकर के जीवन को 6 कीवर्ड्स में याद रखिए: एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिग्निटी। प्रीलिम्स के लिए क्रोनोलॉजी रिवाइज कीजिए। 1891 बर्थ एट महू, 1927 महात सत्याग्रह, 1930 कैलरम मूवमेंट, 1932 पूना पैक्ट, 1936 annihilation of caste और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1947 लॉ मिनिस्टर तथा ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, 1951 रेजिग्नेशन, 1956 बुद्धिज्म और महापरिनिर्वाण। मेंस के लिए 4 मॉडल क्वेश्चंस तैयार कीजिए। पहला, अंबेडकर एस आइडिया ऑफ सोशल डेमोक्रेसी वेंट बियॉन्ड इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, डिस्कस। दूसरा, examine the Pune Pact as a compromise between representation and social unity. तीसरा, constitutional morality is essential for the working of democratic institutions. Analysis. चौथा, Ambedkar was as much an economist and social reformer as a constitutionalist. Comment. इंटरव्यू में फैक्चुअल हीरो वर्शिप से बचिए। अंबेडकर को सोल ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहिए। आरबीआई के निर्माण का एक्सक्लूसिव क्रेडिट नहीं दीजिए। पूना पैक्ट को सिंपल पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाइए। रिजर्वेशन को चैरिटी नहीं कहिए। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को केवल कास्ट पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं कीजिए। और अब रिवीजन के प्रैक्टिकल टूल की बात। इस पूरे लेक्चर का प्रोफेशनली डिजाइंड इंग्लिश माइंड मैप पोस्टर तैयार किया गया है। इसका पर्पस डेकोरेशन नहीं, एक्टिव रिकॉल है। एक पेज पर टाइमलाइन, मूवमेंट्स, बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, मेजर डिबेट्स और एग्जामिनेशन कीवर्ड्स दिखाई देंगे। आप इसे स्टडी रूम में लगाकर स्पेस्ड रिवीजन, आंसर एनरिचमेंट और लास्ट मिनट रिकॉल के लिए उपयोग कर सकते हैं। पोस्टर की जानकारी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे सेव कीजिए, सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अंबेडकर के अनुसार पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सोशल डेमोक्रेसी क्यों आवश्यक है? याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन केवल पढ़ने का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डिग्निटी के साथ जीने की कलेक्टिव कमिटमेंट है। आपने आज केवल डॉक्टर B.R. आम्बेडकर की बायोग्राफी नहीं पढ़ी, आपने सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बीच का संबंध समझा है। ऐसे रिसर्च बेस्ड लेक्चर्स के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और आगे आने वाले यूपीएससी मास्टर क्लासेस के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। इस लेक्चर का डिटेल्ड माइंड मैप पोस्टर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। इसका उद्देश्य केवल दीवार सजाना नहीं है, ये आपके लिए विजुअल रिवीजन सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे क्रोनोलॉजी, मेजर वर्क्स, मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स और आंसर राइटिंग कीवर्ड्स एक ही दृष्टि में रिवाइज किए जा सकें। कमेंट्स में आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन का उत्तर अवश्य लिखिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। इस स्टेटमेंट को अंबेडकर के विचारों के आधार पर एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो मैं जिस पोस्टर के बारे में बोल रहा था आप लोगों को, देखिए कितना सुंदर पोस्टर है। यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर वेंट टू कोलंबिया यूनिवर्सिटी, सत्याग्रह, कलरा मूवमेंट, होना, ये सब क्रोनोलॉजी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फिलोसॉफिकल आइडिया, यहाँ पर आदर्श मेजर थीम। इसको स्कैन करेंगे तो हमारे डायरेक्ट हमारे चैनल में आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, लास्ट मिनट जो आप लोग पढ़ते हैं ना, लास्ट मिनट के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब जो जो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, तो इसके बारे में एक डिटेल्स आपको क्लियर इस पोस्टर में दिखेगा।
ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, पैटर्निटी, जो मैंने लेक्चर में पढ़ाया हम लोगों को, ये सारे, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या मैंने वो खाली उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हम लोग जोड़ देते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे और भी गुण थे, इकोनॉमिक्स थे, जर्नलिस्ट थे, ठीक है, ये सब यहाँ पर की पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। ये पोस्टर कोई भी देखने के बाद अगर लेक्चर सुनेगा या लेक्चर सुनने के बाद अगर पोस्टर देखेगा तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। और बुद्धिज़्म, ठीक है, महापरिनिर्वाण कब हुआ था, ठीक है, महापरिनिर्वाण बुद्धिज़्म में बोलते हैं, ये टर्म्स है, याद रखिएगा, ठीक है। पूना पैक्ट 1932, पूना पैक्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये पोस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अगर इसको लेना चाहते हैं तो डाउनलोड लिंक है, या आप लोग यहाँ से मंगवा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। तो थैंक यू। ये पोस्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टडी रूम में होना चाहिए। अगर 1 बाय 1 पोस्टर आप देखोगे तो जल्दी ही आप लोगों का पढ़ाई जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए।